ओके। तो स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है सबको? सेटअप तो नहीं करना कुछ? क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल पे हम पिवट टेबल लगाएंगे अभी। पिवट टूल लगाएंगे। अब पिवट टूल क्या होता है? जैसे बहुत सारे हमने फॉर्मूले पढ़े, सम पढ़ा, इफ पढ़ा, सम इफ पढ़ा, तो बहुत सारी चीजें हम टेक्निकल चीजों को जानने के बाद हम लगा रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ की कोई टेक्निकल नहीं है, उसको ज्यादा फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ समरी क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करेगा? तो ये बेसिकली नो फॉर्मूला टूल होता है। इसमें आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल हमने ये पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए हमने सेलेक्ट किया। इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल। यहाँ पे चूंकि हमने सेलेक्ट कर दिया तो ऑलरेडी उसने टेबल रेंज को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें सेलेक्ट नहीं किया होता तो हमें मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता। इसके बाद हमें पिवट टेबल कहाँ बनानी है, तो हम इसको प्रेफरेबली हम न्यू शीट पे ले जाते हैं। आप एग्जिस्टिंग शीट में भी कर सकते हो। जैसे सपोज हमें एग्जिस्टिंग शीट में जाके हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो भी हम बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर स्पेस है तो हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ऊपर से नहीं शो होगा ये, किसी के ऊपर शो नहीं होगा ये। हाँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा है। ठीक है। सिर्फ इतना ही डेटा है। अब हमें हमें सिर्फ ये हमारे पास लगभग 2000 लोगों का डेटा है, जिन्होंने या तो यूपीआई से पेमेंट किया है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों ने यूपीआई से किया है, कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड से किया है, कितने लोगों ने कैश से किया है। सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो बस हमने इसको सेलेक्ट किया, पिवट टेबल पे गए, फ्रॉम टेबल, एग्जिस्टिंग शीट, और हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके किया। ठीक है, यूपीआई आ गया। यूपीआई हमने उठा के यहाँ पे रो में डाला, यहाँ पे कॉलम में डाला। इसने बता दिया कि टोटल इतने लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया है। हाँ, पता लग गया कितने लोगों ने यूपीआई से किया है, कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड से किया है, कितने लोगों ने कैश से किया है। ठीक है। तो ये काउंट ऑफ यूपीआई नहीं है बेसिकली, ये काउंट ऑफ पेमेंट मोड्स है। यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो, काउंट ऑफ पेमेंट मोड्स। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का भी काउंट देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा डेटा हुआ कि हमें छोटे से डेटा में समरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसी में हम और भी डिटेल, अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल 2000 पेमेंट्स में से कितने परसेंट लोगों ने कैश दिया है, कितने परसेंट लोगों ने क्रेडिट कार्ड दिया है, तो परसेंटेज वाइज फाइंड आउट करना है तो आप परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूपीआई को फिर से हम यहीं पे लेके आए वैल्यूज में। तो ये दूसरा आ गया। इसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट, यहाँ पे और ओके कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये रो वैल्यू कॉलम वगैरह, इसमें कौन सी वैल्यू कब डालेंगे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जस्ट अभी आपको मैं यहाँ पे काउंट दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये यूपीआई ही उठा रहा है। ठीक है, उसको इसको 2 बार हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे नाम हम चेंज कर सकते हैं, काउंट ऑफ पेमेंट मेथड्स। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको, हमें अभी तो हमें दोनों सेम चीजें ही दिखाई दे रही हैं। हमें यहाँ पे परसेंटेज लेके आना है, तो हम यहीं पे गए, इस पे डबल क्लिक किया, या यहाँ पे आप जाओगे और दूसरे पार्ट में वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओगे, शो वैल्यू एज, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे दे दोगे, और यहाँ पे हमने दे दिया परसेंटेज। ठीक है, और ओके किया। तो हमें इसने बता दिया कि 25% पेमेंट्स हमारी कैश से हैं, 24% क्रेडिट कार्ड से हैं, 24.9% हमारी नेट बैंकिंग से हैं, और 25% हमारी यूपीआई से है। ठीक है। तो इससे आप बहुत आसानी से समरी को फाइंड आउट कर सकते हो। आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं मैंने फॉर्मूला लगाया?
हाँ, आप सारे काम फॉर्मूले से कर सकते हो। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अ, हम पूरी टेबल को उठाते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा पोर्शन उठाया था, हम पूरी टेबल को उठाते हैं। पूरी टेबल को उठाया, इंसर्ट किया, पिवट टेबल, और यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट पे जाते हैं, तो ये नई वर्कशीट अपने आप क्रिएट कर देगा। ओके किया, ठीक है, यहाँ पे आए, और अब ये हमारी वर्कशीट बन गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस एरिया में, यहाँ पे आपको रो दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, वैल्यूज दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब रोज में और कॉलम्स में आप कौन कौन सी वैल्यू ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं जहाँ पे कुछ नाम है। हाँ, हाँ, यहाँ पे कुछ नाम है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे यूनिट प्राइस है, टोटल सेल्स है। ठीक है, तो मोस्टली जो हम रोज में और कॉलम्स में जो वैल्यू ले जाते हैं वो होनी चाहिए हमारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। हाँ, नॉन न्यूमेरिक क्यों होनी चाहिए? अब आपको मान लो फाइंड आउट करना है कि सोफा की टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो सोफा की टोटल सेल, अगर आपके पास ये मान लो एक टेबल है, तो सोफा, अगर सपोज आप यहाँ पे सोफा की टेबल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सोफा तो आप यहाँ पे रो में या कॉलम में डालोगे। ठीक है, मान लो अब सपोज चलो हम यहाँ पे पिवट टेबल को एक बार भूल जाओ। ठीक है, हम अगर नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और सॉरी कहाँ गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, हम इसको यहाँ पे इसमें ले जाते हैं, हम इसको यहाँ पे ले गए, इसको हमने पेस्ट किया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सोफा सेल हुए, कितने स्मार्टफोन सेल हुए, कितने लैपटॉप सेल हुए, कितने प्रिंटर सेल हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सारे डुप्लीकेट आ रहे हैं। पहले हमें डुप्लीकेट हटाने पड़ेंगे यहाँ पे, तब तो हमें पता लगेगा कि कितने एक्चुअली प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे सोफा भी है, स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं? एक्चुअल प्रोडक्ट्स तो 8-10 ही प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों ने खरीदा, इसलिए बार बार उसका नाम आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से डुप्लीकेट हटाएंगे। हम यहाँ पे गए, डेटा में, ये डुप्लीकेट, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ से डुप्लीकेट हट गए। अब आपको क्या करना है? अब ये हमारे पास ये 10 प्रोडक्ट हैं जो एक्चुअल हैं। अब यहाँ पे हमें काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर काउंट फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया काउंट इफ, और हमारी रेंज क्या है? ये हमारी रेंज है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आ गया। तो 205 सोफा सेल हुए हैं, तीन यहाँ पे इतनी टी शर्ट सेल हुए हैं, कितने डेस्क चेयर सेल हुए, हमें पता लग गया। अगर टोटल करोगे तो 2000 टोटल रिकॉर्ड है हमारे पास, 2000 ही आ रहा है। ठीक है, अब मान लो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टोटल सेल हुई है। सोफा की टोटल सेल अमाउंट कितना है, स्मार्टफोन का टोटल टोटल सेल अमाउंट कितना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल अमाउंट कितना है? तो हम यहाँ पे सम इफ लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट किया टोटल सेल्स, हमने यहाँ पे लगाया सम इफ। ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, तो हमने यहाँ पे सम इफ डाला। सम इफ, ये हमारी रेंज है, क्राइटेरिया क्या है? ये हमारा क्राइटेरिया है, और सम किसको करना है? टोटल सेल्स को सम करना है। ठीक है, ओके किया, तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स मिल गई। ठीक है, हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स मिल गई। इतना क्लियर है? अब इस टेबल में फाइंड आउट करो। टोटल सेल में ये जो नंबर है सर, ये किस चीज का है? मतलब मनी है? ये कितने रुपए की ये टोटल सेल है ना, इसका सम है। तो जहां जहां सोफा सेल हुआ है, अब यहाँ पे अगर हम सपोज सोफा सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके किया, तो यहाँ पे अब इन सबको टोटल करो, कितना आ रहा है?
31, 88, 29, 19। इतने पैसे की ये चीजें हाँ, बिकती है। टोटल सोफा की इतनी बिक्री हुई है। ठीक है। मतलब कंटेंट टू 200 है तो वो हाँ इतने रुपए के हाँ। बिकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, ये है टोटल सेल हमारी। ये 34, 58, 29, 76। यहाँ पे क्या आ रहा है? 34, 58, 29, 76। ठीक है। तो ये आपके सोफा की टोटल सेल है। इसी तरह से दूसरे का अगर देखोगे तो उसकी सेल आ जाएगी। तो वही वही यहाँ पे हम फॉर्मूले से लेके आए हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रो में हमने क्या लिया है? यहाँ पे प्रोडक्ट लिए हैं। ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है? नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है कॉलम में? है काउंट, जो काउंट और टोटल। तो तो जो वैल्यूज एक्चुअली जो कैलकुलेट होके आ रही है वो तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही हैं, है ना? वैल्यूज एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही हैं। ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। जो जब हम इसमें अपनी पिवट टेबल में जाते हैं, पिवट टेबल में शो फील्ड, तो पिवट टेबल में जाएंगे तो रो में और कॉलम में हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू ही लेंगे। और जो कैलकुलेट करने वाली जो चीजें हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, वो कैलकुलेट करने वाली चीजें हम वैल्यूज में लेके जाएंगे। ठीक है। बट सर अगर मान लो सपोज कि मुझे डेट लेनी है, हाँ डेट वाइज कुछ काउंट करना है कि इस डेट को कितने बच्चे पैदा हुए हैं, इस हाँ। डेट ये दिन ऐसे, तो वो तो फिर मुझे इनमें लाना पड़ेगा। वो एक अलग डेट ला वो सकते वो अलग सिनेरियो। हाँ, आप डेट भी लेके आ सकते हो, वो सिनेरियो हैं, अलग डेट है। वाइज हाँ ऐसे काउंट करके कि इतने बच्चे इस दिन पैदा हुए हैं। हाँ, वो डेट वाइज सिनेरियो है, वो एक कोई भी अलग काम इस अलग चीज डेट में होती है। कितना काम किया गया है, कितना प्रोडक्ट बनाए गए हैं। सब लेके आ सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है। और फिर इसमें इस डेट में तो खैर नहीं है का कोई प्रोडक्ट। हाँ, फिर यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स। तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स उठाई, हम वैल्यूज में लेके आ गए। तो जो काम हम वहां पे फॉर्मूला लगा के कर रहे थे, ये वही काम हमने यहाँ पे बिना फॉर्मूला लगाए कर दिया। ठीक है। अभी देखो हमने फॉर्मूला सीखते ही क्यों है? तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना दिमाग खपाते हैं फॉर्मूला से, फिर आगे जाके ज्यादा कुछ यूज में भी नहीं आते, हमारे सब सब शॉर्ट में होते दिखते हैं। कौन बताता हूँ। जाएगा फॉर्मूलाज में? इसका आंसर आपको थोड़े दिन में मिलेगा, जब आप थोड़ी चीजें सीख जाओगे। लेकिन क्योंकि सब काम यहाँ नहीं होते हैं शॉर्ट में, सब काम इस तरीके से तो नहीं होते हैं पिवट जिस टेबल में तरीके से सिर्फ हम वही चाहते काम होता है जहां पे आप एग्रीगेशन कर रहे होते हो। हैं। सिर्फ एग्रीगेशन का काम होता है। तो जो सम, काउंट, परसेंटेज, बस यही फाइंड आउट कर सकते हो पिवट टेबल में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इसकी भी अपनी लिमिट है। तो पिवट टेबल की यही लिमिट है कि जहां पे आप एग्रीगेशन का काम कर रहे हो, वो आप पिवट टेबल में कर सकते हो। बाकी काम तो हाँ प्रॉपर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हमें फॉर्मूला से करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबका टोटल मिला लिया। अभी देखो, हमने कॉलम में हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। हम्म। ठीक है, कॉलम वाला ब्लैंक है। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब हमें देखना है ये थोड़ी पजलिंग चीज हो जाती है सर, अगर हम इनमें डाल देते हैं कॉलम में फिल्टर करके कुछ भी, तो वो एक वो अलग ही टाइप वो की वो समझने वाली बात हाँ होती है। वो हाँ। थोड़ी पजल कर देते हैं चीजों को। तो अब यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रीजन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी सेल ईस्ट में हुई, कितनी नॉर्थ में हुई, कितनी साउथ में हुई, कितनी वेस्ट में हुई है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीजन उठाया, रीजन को हमने यहाँ पे कॉलम में डाल दिया। ठीक है। देखो, अब जो यही सेल है, वो रीजन वाइज इसने डिवाइड करके यहाँ पे हमें बता देगी किस रीजन में कितनी सेल हो रही है। ठीक है। सबसे ज्यादा देखो स्मार्टफोन्स की सेल हुई है। बाकी सब 39, 29, 33, 30 पे घूम रहे हैं ये। हाँ, है इसमें रो में भी कर सकते हैं। तो अब देखो, रो में कैसे आएगा? अगर आप यही चीज रीजन को हम उठा के रो में डाल देते हैं, तो ये देखो इस तरह से आ गई।
बट वो ज्यादा बेटर दिखना रिप्रेजेंटेबल। लेकिन ये इतना आपका प्रेजेंटेबल नहीं है, इसको आप उतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्लियर कैटेगराइजेशन दिखा रहे हो, हमने प्रोडक्ट को उठा के हम इधर कर देते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट में कितने कितने हैं, वो तो वही टेबल आपकी ट्रांसपोज होके आ गई बेसिकली। टेबल का फॉर्मेट चेंज हो गया। हाँ ये वही है। ओके, कॉलम का कॉलम कर दिया। ठीक है। अब इसी में आपको फिर सपोज दूसरी चीज फिर से आपको इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल सेल्स को हम दोबारा से लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो वही वही टोटल सेल्स आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू अभी रुक जाइए मैडम, सब आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम गए शो वैल्यू एज, और यहाँ पे हमने दे दिया परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ठीक है। और हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रो टोटल आ गया, आप यहाँ पे देखो। तो ईस्ट में 12% सेल आपकी सभी के डेस्क से चेयर की है। आपकी जैकेट की से का शेयर 9% का है, जीन्स का शेयर 9% का है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज लेके आ सकते हो। ठीक है। अब यहीं पे आपको और भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखो वैल्यूज, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे दो, एक टोटल ऑफ सम सेल्स है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, परसेंट सेल, ये हमने नाम कर दिया। ठीक है। इसका नाम हम टोटल सेल्स रखते हैं। तो अभी देखो क्या होगा, जब हम नाम वही रख रहे हैं, टोटल सेल्स हमने यहाँ पे नाम रखा। ठीक है। और हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे इसने एरर दिखाई, क्यों? क्योंकि टोटल सेल्स नाम से ऑलरेडी टेबल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे, हमने एक स्पेस और दे दिया, ओके कर दिया। छोटे छोटे स्पेसेस नहीं हाँ है। ठीक है। तो बेसिकली हम सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। ये अपना काम भी करना मेरा तरीका है। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल सेल्स हैं और परसेंटेज सेल्स दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कि टोटल सेल सारी एक साथ आ जाए, परसेंट सेल सारी एक साथ आ जाए। अब यहाँ पे अलग अलग एक साथ है ना ये, टोटल सेल्स, परसेंटेज सेल्स, फिर टोटल सेल्स, परसेंट सेल्स। आप क्या चाहते हो, पहले सबकी टोटल सेल आ जाए, फिर सबकी परसेंट सेल आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट और वैल्यूज नीचे है, हम वैल्यूज को हमने ऊपर कर दिया। तो देखो पहले सबकी टोटल सेल्स आ गई, फिर परसेंट सेल्स आ गई। ठीक है। क्लियर है। तो जिस वे में हम वहां पे चीजों को रख रहे हैं उसी वे में उसको ये कैच करता है, दिखाता है, शो करता है। जैसे भी आप यहाँ पे दिखाना चाहो, रिप्रेजेंट करना चाहो, वो मैं यहाँ वहां पे पे थोड़ा सा करके लेके आ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, हम रीजन को हम वापस यहाँ पे ले जाते हैं, और हम प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब ये, अब हमारे पास टेंजिबल टेबल है थोड़ी, वैसे वो बहुत इधर उधर जा रही है, हमें इधर उधर करना पड़ रहा है। ठीक है। अब ये टेंजिबल टेबल दिख रही है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको फाइंड आउट करना है केवल हमें या तो यूपीआई का दिखाई दे या केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन दिखाई दे। ठीक है। तो यहाँ पेमेंट मोड पे गए, पेमेंट मोड को उठा के हम फिल्टर पे लेके आ गए। तो यहाँ पे देखो एक ऊपर फिल्टर लग के आ गया, दिख रहा है। ठीक है। फिल्टर आ गया, यहाँ पे पेमेंट मोड। अब हमें केवल कैश वाले चाहिए, तो हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया। ओके। तो अब केवल कैश वाले आ रहे हैं ये सारे। अब यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, कैश वाले दिखाई दे रहे हैं। हमें क्रेडिट कार्ड वाले चाहिए, तो अभी सारे क्रेडिट कार्ड वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसको भी यूज करने की प्रैक्टिस होती है। फिर अब आपने बता दिया, हमने देख लिया, तो इतना ही रफ नहीं होता है, ये चीजें वो तो आप प्रैक्टिस कर पसंद कर देती हैं। तो वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हम कितना इनको उलट पुलट आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, लग जाती है। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा मैम। कभी उधर उधर करते आगे और हम ठीक है। तो ये ये हो गया। अब मान लो किसी ने आपसे कहा कि हमें अभी तो यहाँ पे सबका एक साथ दिखाई दे रहा है,
हमें सबका डेटा अलग अलग चाहिए, हमें नॉर्थ का डेटा अलग चाहिए, वेस्ट का डेटा अलग चाहिए, ईस्ट का डेटा अलग चाहिए और साउथ का डेटा अलग चाहिए। यहाँ पे चार अलग अलग है ना। ठीक है, सबका डेटा अलग अलग चाहिए। या हमें हम पेमेंट मोड को यहाँ से हटा देते हैं और हम रीजन को हम फिल्टर में लेके आ गए। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट मोड को हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, वैल्यूज को हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सारे रीजन्स का जो जो डेटा है, अभी सारे रीजन्स का डेटा, हमें केवल नॉर्थ का चाहिए तो हमने नॉर्थ का सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें साउथ का चाहिए तो साउथ का सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास चारों अलग अलग बंदे चारों डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और आपको क्या करना है कि सबको उनका डेटा अलग अलग भेजना है। तो कैसे भेजोगे अलग अलग डेटा? ऐसे ही बस। तो क्या आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्या करोगे? ईस्ट पे जाओगे, ये उठाओगे, इसको कॉपी करोगे, दूसरी जगह पे ले जाओगे, उसको सेव कर लोगे, है ना। फिर साउथ पे गए, ओके किया, साउथ का डेटा आ गया, इसको कॉपी करोगे दूसरी जगह पेस्ट करके। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूँ। अब मान लो यहाँ यहाँ तो चार ही हैं। अब पूरी आप मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के हर शहर में काम कर रही है, 3,000 शहरों में काम कर रही है, तो आप 3,000 बार ऐसे ही करोगे। 3 जगह कॉपी करेंगे, सबको शेयर करेंगे, जितने भी यूनिट है सबके लिए, तो उसका और तरीका होता है कुछ। अगर इसको 1 सेकंड में करना हो तो आप करके दिखाओगे, आप बताएंगे। पिवट टेबल, ऑप्शंस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ठीक है, ओके किया, रीजन पे फिल्टर है, ओके किया, सबकी शीट अलग बन के आ गई। ये अपने आप से बना देगा रीजन वाइज फिल्टर करके। और फिर हम क्या करेंगे सर, शीट को बस आपको शेयर कर देंगे। बस। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने काम को, अब देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑपरेशन कर लिए, लेकिन एक भी फॉर्मूले का कहीं पे भी हमने यूज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस लेवल की भी जो चीजें होती हैं वो आप यहाँ पे फॉर्मूले से कैलकुलेट करके लेके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आके सर इसमें जो हमने ये डाटा टेबल टेबल से बनाया है, इस पे भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ आप इस पे भी फॉर्मूला यूज कर सकते अब हो। मान लो इसमें तो इतना करके हमने दे दिया, अब हाँ इसमें भी हमें कुछ और ज्यादा डीप में जानना है, हाँ, तो वो हम कभी भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते तो बेसिकली उसके लिए करना बस ये है, यहाँ पे रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अब मान लो हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह से लगी हुई है। यहाँ पे हमने लगा दिया, सपोज कैटेगरी वाइज भी हम यहाँ पे इसको लेते हैं। ठीक है, तो क्लोथिंग में, फर्नीचर में, सब में अलग 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 कैटेगरी में डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सबको कोलैप्स कर दिया। यहाँ पे देखो, क्लोथिंग के, ये क्लोथिंग का एक साथ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक साथ दिख रहा है, इसका पूरा एक साथ दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू 2, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, और इसको हमने नीचे तक कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ये करेंगे तो देखो वो वहीं तक रहेगा जहां तक आपने अप्लाई किया है। हैं। ठीक है, इसके अंदर हाँ की चीजों को हाँ वो नहीं समझ पा रहा है हाँ फॉर्मूला। हाँ, वो उसके उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में नहीं है ना, उसके एरिया में नहीं है वो। वो ये एक ऐसे रेंज के थ्रू काम करता हाँ है, और यहाँ पे ये रेंज बिगड़ जाती है हाँ क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग हो गया। हाँ, तो अब इसमें रिकमेंड क्या किया जाता है कि आप यहाँ, अगर आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ से उसको उठाओ, इतना डेटा उठा लो जितना जरूरी है, नई शीट पे ले जाओ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, लगा लो यहाँ पे फॉर्मूला जो भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे तो काम करेगा ना। हाँ यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ ये पर कॉपी अब पेस्ट हो गया, अब इसमें ये अब पिवट ये टेबल काम नहीं अब ये करेगा। पिवट टेबल नहीं है, ये ये नॉर्मल पिवट टेबल है। टेबल नहीं ये नॉर्मल टेबल है, आप इसको जैसे चाहें, आप यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल कर लीजिए, नई नई टेबल बना लो। ठीक है, आपकी नई टेबल बन के आ गई। ठीक है, तो आप, अब ये पिवट टेबल नहीं है, है। हाँ, ये एक शीट बन गई ये है। एक नॉर्मल टेबल बन गई। ठीक है, पे ही फॉर्मूला हाँ, काम तो करता है। इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको कोई भी अगर फॉर्मूला लगाना है तो वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है,
फॉर्मूला लगाना है आपको। लग सकता है बट वो आप छोटे मोटे working एनालिसिस नहीं के लिए, रहेगा। आप छोटे मोटे एनालिसिस के लिए लगा के चेक कर सकते हो कि हाँ हमारी वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये हमारी 30% वाली वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, सिंपली हमने यहाँ पे किया इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स, तो यहाँ पे 30.19% आ रहा है। यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये हमारी वैल्यू मैच कर रही है, इसको हम यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हमने इसको मैच करा के देख लिया कि जो ये वैल्यू सारी सारी हमारी मैच करके आ रही है। तो ये चीजें हम चेक कर सकते हैं, छोटी मोटी एनालिसिस वाले पार्ट यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये भी ठीक तभी कर पा रहे हैं जब हमने इनको हाइड नहीं किया हुआ हाँ, है। अब हमने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया तो देखो सारी वैल्यू गलत हो गई। यहाँ पे हमने इसको हाइड कर दिया, वैल्यू गलत हो गई। यहाँ पे हम प्रॉपर हाँ, तो आप वो, हाँ वो सारी चीजें आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको अप्लाई करना ही है तो आप अपने तरीके से दूसरी जगह पे डेटा ले जाओ, वहां पे जाके करो, किसने मना किया। मैं क्या कहना चाहूंगी आपको कि हाँ। मैंने बेसिक एक्सेल सीखा है। अब ये फॉर्मूला तक तो ये हाँ। सब चीजें पिवट टेबल भी सीखी है बट मेरी उस पे हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं हुई है अच्छे से हाँ। प्रैक्टिकली ढंग से चीजें आप क्लियर क्या करते हो वैसे? तो मैं उससे आगे करना चाहती हूँ मतलब आप क्या एडवांस वाली चीजों को अच्छे से प्रैक्टिकली सीखना चाहती अभी हूँ। क्या करते हो आप? अभी कुछ नहीं कर जो आप सर्च कर रहे हो आप? सर्च कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस में आएंगी, तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो हाँ तो खुद आ मैं जाएगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करना चाहूंगी मैं हम्म। चाहूंगी कि मुझे मतलब प्रैक्टिकली आप सिखाएं और मैं उनको करूँ मतलब डेफिनेटली। एडवांस लेवल पे जाऊं तो उसके लिए मेरे लिए अलग कोर्स होगा। नहीं, देखो इन लोगों का जो ज्यादातर एक्सेल है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका रिवीजन बाकी है। तो अगले दो तो मैं चार इनके दिन में, साथ हेडअप हाँ होंगी। हाँ, अगले अगले 2-4 दिन में हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, तो आपका आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, इन लोगों का भी पक्का हो जाएगा और आप उसके उसी के साथ कंटिन्यू हो जाओगे, तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सर मेरे लिए मतलब वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आप ये करेंगे या मैं करूंगी उनके साथ हाँ, कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप ही बता पाएंगे उनको आपने आपके साथ मेरा डिस्कस आप हुआ है कि मैं कहाँ आप से स्टार्ट करूंगी और कहाँ तक जाना है और मेरा कितना क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा कितने क्या फीस रहेगी अकॉर्डिंगली। देखो, आप इनका जो एक्सेल है वो नेक्स्ट एक वीक में खत्म होने वाला है, तो हार्डली ये वीक या नेक्स्ट वीक इसमें इनका एक्सेल खत्म हो जाएगा, साथ में आपका भी खत्म हो जाएगा। अगर आप आज से ही मतलब ज्वाइन तो कर ही लिया है आपने, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो कल कल से क्लास में आप क्लास में भी आ सकते हो। हाँ, तो यहीं से आपकी चीजें जो है, आपकी जो छूटा हुआ पोर्शन है वो रिवाइज हो जाएगा, इन लोगों का और पक्का हो जाएगा। ठीक है, और दो तो जो एक्सेल खत्म होने में नॉर्मली 1 महीना लगता है, आपके लिए 1 वीक लगेगा। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद एक्सेल में वो सीक्वल स्टार्ट होगी। स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो क्लास है आपके पास बैच है ये मतलब पूरा कोर्स है ये डीए का। हाँ, पूरा हाँ सब कोर्स ले रहे हैं। हाँ हाँ, पूरा डीए का कोर्स है ये। अच्छा अच्छा तो फिर जैसे अभी बताया है कि 5 to 6 मंथ में ये डीए का कोर्स होता है तो मेरी फिर वो टाइम से भी चीज हो जाएगी। आपका 4 मंथ लगेगा। 4 month हो जाएगी। वैसे आप कहाँ रहते हो? अच्छा, अच्छा। आप जिधर से अप डाउन करोगे, देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस लाइक, इसमें आपका आपका आता है स्लाइसर, स्लाइसर यूज किया है आपने? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्लाइसर करके ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लेते हैं तो अब यहाँ पे जितनी फील्ड्स हैं सबके नाम आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे आप फिल्टर यहाँ पे हम सेलेक्ट करके लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम स्लाइसर को ले सकते हैं। मान लो हमें हमने यहाँ पे लिया पेमेंट मोड वाइज, हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, हमने यहाँ पे किया पेमेंट मोड, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक अलग से इस तरह से ये खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने कैश को सेलेक्ट किया तो केवल कैश वाले आ गए, देखो। क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट किया तो केवल क्रेडिट कार्ड आ गया, नेट बैंकिंग को सेलेक्ट किया तो नेट बैंकिंग आ गया, यूपीआई सेलेक्ट किया तो केवल यूपीआई आ गया। फिल्टर में और इसमें क्या डिफरेंस है कैसे। फिल्टर में और इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी आपको डैशबोर्ड वगैरह बनाने होंगे तो आपके तो उस टाइम पे फिर स्लाइसर यूज करना बेहतर रहता है। अगर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं तो स्लाइसर यूज करना बेहतर रहता है। तो अब जैसे मान लो हमारे पास ये टेबल है,
यहाँ पे अभी हम यहाँ पे टेबल हटा देते हैं पूरी। यहाँ पे ये सब सारी चीजें हटा दी हमने, ठीक है। और ये हटा दिया, और टोटल सेल्स भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है हमें। हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और इसको हम यहाँ पे छोटा कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा जगह होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं फिर से, थोड़ा नीचे से। हमने यहाँ पे रीजन ले लिया, और रीजन के साथ में फिर हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है और नेट सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अब लेट्स सपोज हमें और डिटेल में चीज़ें देखनी है। अब मान लो इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ये हमें किसी और को प्रेजेंट करनी है, लेट्स से, ठीक है। ये तो हमें पता है कि किसी और को कि ये इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। अब किसी और को हमें प्रेजेंट करनी है, तो अब वो इसमें चेंजेस करके देखना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे अगर प्रोडक्ट वाइज को देखना है, या पेमेंट मोड वाइज देखना है, या कैटेगरी वाइज देखना है, हमने ओके किया। तो ये तीनों हमारे पास स्लाइसर बन के आ गए। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेट करने में इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देते हैं। अब स्लाइसर में भी हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ही कॉलम में आ रहे हैं, हम यहाँ पे दो तीन कॉलम में हमने डिफाइन कर दिया तो छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम दो कॉलम में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोथिंग है, क्लोथिंग का एक आ गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले आए। हाँ, सिंपल सा डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको तो अभी मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो डिज़ाइन करने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। हाँ, तो अब ये चीज आपने बना दी, ठीक है। एक तो चीज है कि आप इसको खुद, आपको कहीं प्रेजेंट कर रहे हो, उसको किसी को दिखा रहे हो, तो आपने दिखाया कि लैपटॉप की सेल इतनी है, और लैपटॉप में क्रेडिट कार्ड से इतनी सेल हुई है, ठीक है। फिर सोफा की इतनी सेल है, फिर टेबल की इतनी सेल है, तो ये आप अपनी तरफ से चेंज करके दिखा रहे हो लोगों को, ठीक है। तो इसमें आपकी डिपेंडेंसी है। सेम टाइम काम कर रहे हैं एक साथ। ये तीनों, हाँ, तीनों सिंक सिंक में ही काम करेंगे। कि मैं इधर जीन्स सेलेक्ट कर रही हूँ, हाँ, वो जीन्स भी बट यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम केवल क्लोथिंग सेलेक्ट करते हैं, अच्छा, तो केवल क्लोथिंग वाले ही clothing वाली चीज़। चीजें आएंगी। हमने अगर फर्नीचर सेलेक्ट किया तो फर्नीचर वाली चीजें आएंगी। सब साथ हाँ, में। ये सारे इंटरकनेक्टेड और है। उधर से मैं जो सेलेक्ट करती हूँ वैसे ही क्लोथिंग में जैकेट, मुझे कैश में हाँ, कितनी सेल हुई है वो मिल जाएगा। हाँ, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये तीनों सिंक में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैकेट हमने सेलेक्ट किया, तो देखो और इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर फर्नीचर। हमने हाँ, सपोज कैश या नेट बैंकिंग से कितने जैकेट हाँ, खरीदे गए हैं वो यहाँ हाँ, पे आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अब जब आपने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, अब इसमें क्या होगा कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आपने ये बना के किसी को दे दिया, अब वो खुद चेंज करके क्लिक करके देख सकता है। आपको बार बार फिर फिल्टर में नहीं जाना है भाई। अगर आप यहाँ पे सपोज फिल्टर लगा देते हो, फिल्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे इसमें गए, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का स्लाइसर लगाने के बजाय हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को फिल्टर में डाल दिया, ठीक है। तो फिल्टर में जाके इस तरह से सेलेक्ट, यहाँ से ढूंढना और सेलेक्ट करना, और ये जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसके लिए एक टफ चीज हो सकती है, लेकिन उसको यहाँ पे दिख रहा है हमें प्रिंटर देखना है, बस उसने क्लिक किया, यहाँ पे नेट बैंकिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो डैशबोर्ड है वो बना सकते हो। तो इसमें ग्राफ वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो आप। सो फॉर एग्जांपल, यहीं पे हम जाते हैं और पिवट टेबल, और यहाँ पे पिवट चार्ट होते हैं, तो पिवट चार्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ओके किया, ठीक है। तो इस, हाँ, तो ये यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट होके आ गया, ठीक है। और भी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसमें इसमें गए, ठीक है, यहाँ पे पिवट चार्ट, और यहाँ पे हम सपोज लाइन चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह से आपने बहुत सारे जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं वो आप यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके डाल दिए, ठीक है। अब आपने इसको बना के किसी को भेज दिया।
अब उसके पास है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, देख लेगा भाई जीन्स का कितना है, देख लेगा सोफा का कितना है, देख लेगा कैश में कितनी सेल हुई है, कितनी नेट बैंकिंग में सेल हुई है, कितनी यूपीआई में सेल हुई है। हाँ अपने काम की। हाँ, मतलब ये अपने सिर से बवाल टाल दिया हमने। देखते रहेंगे। हाँ देखो भाई, ठीक है। उनके पास बैठ के एक एक चीजें हमें दिखानी नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे फिर फिल्टर की कोई जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे फिल्टर हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो फिल्टर है, ये इसमें जाएंगे फील्ड लिस्ट, हमने यहाँ पे फिल्टर से हटा दिया इसको, बस। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये चूंकि ये सारे जो स्लाइसर हैं सिंक में काम करते हैं, तो अगर आप मान लो हमने प्रिंटर पे दिया, तो यहाँ पे आपका ये क्लोथिंग और ये फर्नीचर ये इनएक्टिव आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे किसी को किसी वैल्यू पे क्लिक करोगे तो सब ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं उस कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। अब यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग में भी आप जा सकते हो, तो स्लाइसर में भी आप डिजाइन सेट कर सकते हो। देखो अलग अलग कलर में जैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे अलग ये डिफरेंट कलर्स में आप स्लाइसर को सेट कर सकते हो। जैसे भी आपकी थीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। कोई बात नहीं, जैसे हाँ ये स्लाइसर का फीचर आपने बताया, ये मेरे लिए भी न्यू था। तो ये फीचर्स भी एक्सेल में सब मतलब मेरे लैपटॉप में नहीं हो सकते हैं, जरूर नहीं, ये फीचर 2010 ऑनवर्ड सब में अवेलेबल है। 2010 onward। हाँ क्योंकि ऐसे छोटे छोटे फीचर न्यू अपडेट होते ये रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में, और वो भी हमें फिर ये सीखने पड़ते हैं। 2010 ऑनवर्ड्स, अपडेट होना तो पड़ता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओगे तो आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। मुझे और वो 15 और काम की चीजें होती है, क्योंकि वो टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐड किए मुझे गए मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए, मैं आज भी सीखता हूँ एक्सेल। हाँ, कुछ नई चीज अपडेट आएगी तो वो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, अब एक्सेल आप कहाँ से सीखते हैं सर? जैसे आप तो सिखा रहे हैं, आप कहाँ से सीखते हैं? न्यूज लेटर्स रहते हैं, न्यूज लेटर्स देखने पड़ते हैं कि सोर्स तो आप भी रखते हैं अपडेट्स का। सब रखना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे केवल एक्सेल ही आता था और कुछ नहीं आता था। उसके बाद से फिर मैंने एसक्यूएल के बाद एक्सक्यूएल भी सीखा, फिर सैस भी सीखा, फिर पाइथन भी सीखा। आज मैं एआई भी सीख रहा हूँ, एजेंट्स क्रिएट करता हूँ अपने। ये सारे काम जो मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, शायद ये किए हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब मैं एआई पे काम करता हूँ, तो ये काम करने की जरूरत नहीं करती मेरे लिए। मेरा मेरा जो एआई का एजेंट है वो सारे काम करता है। ऑटोमेटिकली सब काम अपने आप कर देते हैं, तो फिर भाई मेरा एक और फिर से क्वेश्चन रेज हो जाएगा यहाँ पे कि फिर हम ये सब चीजें सीख ही क्यों रहे हैं? आपने भी इतना लंबा जो सफर सीखा, पार किया है ये बेसिक सीखना इसलिए जरूरी है। तो आपने तो पीछे की फिर सारी मेहनत खराब हो गई ना, और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे कभी हैं। हमारी भी मेहनत खराब है, लेकर के सारे काम तो आगे एआई खुद ही करके दे देगा, हम जिस मेहनत खराब नहीं होती है, मेहनत खराब नहीं होती है, नहीं होते। मेहनत कभी खराब नहीं होती, क्योंकि आपको ये बट सीखना क्यों जरूरी है। बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आपको, आप AI सुनो किस मेरी बात, तरीके से काम ये आपको कैसे सीखना किया क्यों जाए? जरूरी है। ये आपको सीखना इसलिए जरूरी है कि एआई इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको यूज करना सीखे, उस पे फोकस करें, दैट इज मच बेटर फॉर अस। चलो मान लो आपने चैट जीपीटी यूज किया और आपको कुछ कोड लिखना है या कुछ फॉर्मूला लिखना है, आपने चैट जीपीटी से फॉर्मूला बनवा लिया। ठीक है, वो बना के दे देगा, आप उसको यूज कर पाओगे। जो आपको नहीं पता है कि वीलुकअप कैसे काम करता है, तो आप उसको यूज कर पाओगे। बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, एडवांस टूल्स की नॉलेज इसीलिए होना जरूरी है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं मुझे एआई सीखना है डायरेक्ट, तो हम उनको मना कर देते हैं। हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि अगर आपको टूल की नॉलेज नहीं है तो एआई आपको कंफ्यूज कर देगा। एआई ने सही किया है या नहीं सही किया, बहुत बार जैसे मैं एजेंट्स क्रिएट करता हूँ, एजेंटिक एआई पे काम करता हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि उसने काम तो करके दे दिया, लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें हमें चेंज करनी है या स्पेसिफिक चीजें इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, वो करके नहीं दे पाता है। तो जो एआई का काम है वो प्रोसेस ऑटोमेशन का काम है। बस इनके इन चीजों के साथ जस्ट गेट एक्वेंटेड होते हुए चले जाए, इन पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें कि हाँ ये चीजें होती, ओके सर वो है, पहले एसक्यूएल में भी ये चीजें होती है, ओके गो है, देख लिया जान लिया समझ लिया, ओके इनफ। केवल समझना नहीं है। नहीं 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 मैम, ये सब चीजें पता चलेंगी, ओके हम आगे जाके एआई से करवा लेंगे ना। नहीं, ये चीजें होती है हम एआई से करवा लेंगे, आप हम फटाफट से एआई पे पहुंचते हैं। आप एआई से तभी करवा पाओगे जब आपको खुद से करना आता हो। नहीं सर, हमें खुद से क्यों करना है, एआई करने के लिए बैठे हैं ना।
आप उस चीजों को पता होना चाहिए कि क्या करवाना है, आपने करवाना क्या है। आपने पाइथन का मान लो कोड है, आपने जस्ट जस्ट पाइथन सीख ली, बेसिक फॉर्मूला में बेसिक लूप लगाना आया है। अब मान लो कोई आपने कोड लिखा, वो चैट जीपीटी ने 1000 लाइन का कोड दे दिया, क्या करोगे? समझ पाओगे उसको? हम उसको बोलेंगे शॉर्ट में करके दो, तो वो शॉर्ट में कर देगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो एडवांसमेंट है ना, उसके पीछे अगर आप डायरेक्ट जाओगे, नहीं, थोड़ी जान पहचान करके आपको टॉप लेवल पे जाने के लिए डायरेक्ट नहीं जाने आपको टॉप लेवल पे जाने के लिए या तो आपको हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा, या आपको नीचे से जाना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं। हेलीकॉप्टर पे कौन पहुंच सकता है? जो हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो मान लो आप इतने मिलेनियर बिलियनियर हो कि आप मेरे जैसे डेटा एनालिस्ट को अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं क्यों सीखूंगी, मैं आपसे ही तो ना करवाती हूँ अपना तो काम। तो वो हो गया बिलियनियर का रास्ता। लेकिन अगर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको खुद से करना है, तो आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना तो पड़ेगा, तो टाइम एफर्ट तो एंड मनी। तो प्रोसेस वही है फिर। 4 महीने इन डेप्थ चीजें, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद, जब व्हेन यू फील कि नाउ यू कैन अप्लाई, तब एआई यूज करना स्टार्ट करना। तब आपको एआई हेल्प करेगा। जो काम आप नॉर्मल कोड के थ्रू 4 घंटे में कर पा रहे हो, वो एआई की हेल्प के थ्रू आप 1 घंटे में तब कर पाओगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट एआई को इम्प्लीमेंट किया, तो जो 4 घंटे आप जो 3 घंटे बचाना चाहते हो, वो 3 घंटे के 30 घंटे बन जाएंगे आपके। और इसी में अभी केस भी हुआ है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डेलॉयट के ऊपर केस फाइल किया, $2.8 बिलियन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट दिया और डिलॉयट वालों ने एआई के थ्रू जनरलाइज्ड इम्प्लीमेंट कर दिया। और जब उनके पास वो सारी चीजें गई, रिपोर्ट गई, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आए। हर हर चीज पे सेम सेम अप्लाई जा रहा था। तो उन्होंने थर्ड पार्टी से उसको इवेलुएट कराया, तो उसने बताया कि ये तो पूरा एआई इम्प्लीमेंटेड है, जनरलाइज्ड है, इसमें तो पर्सनलाइज कुछ है ही नहीं। तो डेलॉयट जैसी कंपनी, जो पूरे दुनिया में 150 देशों में काम कर रही है, उसके ऊपर भी 4.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है। तो तो एआई पे डिपेंडेंसी तो तो एआई पे डिपेंडेंसी इसलिए नहीं होनी चाहिए। एआई जानना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आपको एआई ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। नहीं, पर मैं क्या कह रही हूँ सर, ये कोर्स भी करें, इन चीजों को भी जाने समझे, और फिर और मतलब ज्यादा टाइम और एफर्ट इनमें ना लगाएं, हम फिर सीधा आगे जाके और मैं अपना काम कर रहे हैं। मैं मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप ज्यादा टाइम लगाओ, लेकिन कम से कम 4 महीने तो लगाओगे सीखने में, प्रैक्टिस में। वो नहीं, प्रैक्टिस में लगेंगे ना सर। वही चीज है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एआई पे डिपेंड होके करोगे, यहाँ बाहर बच्चे बैठे हैं, ये सब एआई से करने की कोशिश करते हैं, मैं मना करता हूँ। क्यों? जब तक आपको बेसिक चीज नहीं पता होगी, तब तक आप एआई से अपने मन का काम नहीं करवा सकते। आंसर फाइंड करने के लिए आज क्वेश्चन रेज करना आना मान लो चाहिए। एआई ने सही किया या ये नहीं नहीं सही किया, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जब तक आपको खुद नहीं पता होगा, तो तब तक नहीं फाइंड आउट कर पाओगे ना। ठीक है, आज मैं एजेंट्स क्रिएट करता हूँ, तो एजेंट्स को बनाने के बाद, एजेंट को बनाने में टाइम नहीं लगता। एक एजेंट क्रिएट करने में मुझे 15 20 25 मिनट लगते हैं, पूरी प्रोसेस के ऑटोमेशन को। लेकिन उसको इवेल्युएट करने में 3 दिन लगते हैं। चेक करोगे कि मैं काम हम्म। ठीक है, हम्म। टेस्टिंग होती है उसकी। तो वही चीज है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, तब तक आप उसको इवेल्युएट भी तो नहीं कर सकते। बात है कि एग्जाम दे रहे हैं और उस बंदे के सामने पूरी बुक रखी है, तो बुक में से आंसर कैसे फाइंड करेगा? बेशक उसके पास बुक रखी है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन किस चैप्टर में कहाँ जाके क्या आंसर क्या लिखना है, हर वो महीने तो हमें एक हर मुश्किल काम हो हर जाएगा। हर महीने हमें अपने केआरए में लगभग 15 से 20